भारत को अक्सर लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, इनक्रेडिबल सक्सेस स्टोरीज, सचिन तेंदुलकर से लेके अरुंधति रॉय तक। हाँ, ऐसा लगता है यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। बिल्कुल, लेकिन जब हम अपने आसपास देखते हैं तो एक दूसरी तस्वीर नजर आती है, एक अजीब सी बेचैनी। अच्छा, तो आज की हमारी पड़ताल इसी पर है। हमारे हाथ कुछ बहुत ही दिलचस्प लेख और रिसर्च पेपर्स लगे हैं जो इस चमक के पीछे की कहानी बताते हैं। मिशन है ये समझना कि क्या हम वाकई अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपने यूथ पोटेंशियल को अनलॉक कर रहे हैं या अनजाने में उसे एक ट्रैप में फंसा रहे हैं। और इस सोर्सेज एक बहुत ही सीधी और चुभने वाली चेतावनी से शुरू होते हैं। क्या है वो? एक जाने माने शिक्षाविद का कहना है, हम ग्रेजुएट्स की एक फौज तो बना रहे हैं लेकिन ग्रोन अप्स नहीं। वाओ, दैट्स अ पावरफुल स्टेटमेंट। इट इज। ग्रेजुएट्स नॉट ग्रोन अप्स। ये तो सीधे सीधे हमारी पूरी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम पर एक सवालिया निशान लगाता है। बिल्कुल। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं और शुरुआत वहीं से करनी होगी जहां से ये सारी कहानी शुरू होती है, स्कूल से, और उस एक शब्द से जिसका डर हर घर में है, परीक्षा, द एग्जाम ट्रैप। एग्जैक्टली। इन लेखों में एक बात बार बार उभर कर आती है। क्या? कि कैसे छोटी उम्र से ही बच्चों को एक ऐसी दौड़ में लगा दिया जाता है जिसका मकसद सीखना नहीं बल्कि रट्टा मार के ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाना है। इसे एक सोर्स ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, द लर्न एंड वॉमिट मॉडल। लर्न एंड वॉमिट? सीखो और एग्जाम पेपर पर उगल दो। कितना सटीक है। मुझे याद है स्कूल में सबसे स्मार्ट उसे माना जाता था जिसे सारे डेट्स और फॉर्मूलाज मुंह ज़बानी याद होते थे। हाँ बिल्कुल। किसी ने ये नहीं पूछा कि उस फॉर्मूला का असल दुनिया में मतलब क्या है या उस हिस्टोरिकल डेट का आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या रेलेवेंस है। सवाल पूछने पर तो डांट पड़ती थी। बिल्कुल। जोर एनालिसिस या क्रिटिकल थिंकिंग पर है ही नहीं, जोर है फैक्ट्स और पैटर्न्स को याद रखने पर। और ये सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरा एक इकोसिस्टम है। हाँ, एक पूरा इकोसिस्टम है जो इसी एक चीज के इर्द गिर्द घूमता है। बोर्ड्स, कोचिंग सेंटर्स और सबसे बढ़कर माता पिता, सबका एक ही लक्ष्य है, स्कोर को मैक्सिमाइज करो चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो स्कोर का जुनून है ये सिर्फ अकादमिक तौर पर कितना नुकसान करता है ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका एक बच्चे के मन पर, उसकी पहचान पर क्या असर पड़ता होगा। यही तो इस सिस्टम का सबसे खतरनाक पहलू है। एक बच्चे का आत्मसम्मान, उसकी सेल्फ वर्थ सीधे सीधे उसके स्कोर से जुड़ जाती है। 95% मतलब तुम ब्रिलियंट हो, और अगर 60% आ गए तो तुम फेलियर हो। कोई बीच का रास्ता नहीं है। शिक्षा जो एक जर्नी ऑफ डिस्कवरी होनी चाहिए थी, वो एक कभी ना खत्म होने वाली अंधी दौड़, एन एग्जॉस्टिंग रैट रेस बन जाती है। और इस रैट रेस में असल जिंदगी के लिए जो स्किल सबसे जरूरी हैं, वो तो कहीं पीछे छूट जाते होंगे। बिल्कुल। जैसे टीम में काम करना, अपनी बात रखना, किसी प्रॉब्लम को क्रिएटिवली सॉल्व करना, इन सब की तो कोई जगह ही नहीं है हमारे रिपोर्ट कार्ड में। जगह ही नहीं है। सोर्सेज, एक शिक्षक का बहुत जरूरी सवाल है। वो पूछते हैं, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, लेकिन क्या वे उस दुनिया के लिए तैयार है जो उन्हें विरासत में मिलेगी? और जब आप इस सवाल पर सोचते हैं तो जवाब डराता है। हाँ, मतलब ये सिर्फ बेरोजगारी का मामला नहीं है, ये तो एक तरह से हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड के वादे पर ही सवाल उठा रहा है। एग्जैक्टली। हम जिस युवा शक्ति के दम पर अगली सुपर पावर बनने का सपना देख रहे हैं, अगर वही शक्ति इंडस्ट्री के किसी काम की नहीं तो हम उस सपने को पूरा कैसे करेंगे? और ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि ये दबाव सिर्फ स्कूलों और कोचिंग सेंटर से तो नहीं आता होगा। इस पूरे सिस्टम की बैटरी तो कहीं और चार्ज होती है। शायद घर पर। एग्जैक्टली। माता पिता, सोर्सेज इस टॉपिक को बहुत सेंसिटिवली हैंडल करते हैं। इरादे हमेशा न्यूक होते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे का भला ही चाहता है। बिल्कुल, लेकिन अक्सर अनजाने में वही बच्चों को उनके जुनून से दूर कर देते हैं। इसके पीछे एक गहरी मानसिकता है जिसे सोर्सेज फियर साइकोसिस कहते हैं। एक डर की मानसिकता। हाँ, एक डर। उन्हें लगता है कि अगर बच्चा मेडिसिन, इंजीनियरिंग या आईएएस जैसे सुरक्षित रास्तों पर नहीं चला तो उसका भविष्य अंधकार में है। ये रास्ते उनकी नजर में ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। और खेल, कला या राइटिंग जैसे करियर उन्हें रिस्क की तरह लगते हैं, एक तरह का जुआ। हाँ, जिसमें कोई गारंटी नहीं है। ये दबाव उनकी अपनी असुरक्षा और समाज के ढांचे से पैदा होता है, जहां सफलता को बहुत ही संकीर्ण दायरे में देखा जाता है। इसी बात पर 2 बार के ओलंपियन अखिल कुमार का एक बड़ा सख्त बयान है सोर्सेज में। क्या कहते हैं वो? मजबूर क्यों किया जाता है? वो कहते हैं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच मुमकिन है, पर हम उसे मौका ही नहीं देते।
मूर्खता कहना शायद थोड़ा सख्त लगे, लेकिन इसके पीछे की जो भावना है वो बिल्कुल सही है। मुझे लगता है ये मूर्खता से ज्यादा जागरूकता की कमी का मामला है। जैसा एक टिप्पणीकार ने चेतावनी दी है, दुनिया बदल गई है, हमारी करियर गाइडेंस नहीं। हाँ, और ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है। हम अपने बच्चों को 21वीं सदी की दुनिया के लिए 20वीं सदी के नक्शे के साथ तैयार कर रहे हैं। सही बात है। सोर्सेज बताते हैं कि माता पिता में एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल इंडस्ट्रीज, क्रिएटिव आर्ट्स या गिग इकोनॉमी जैसे नए करियर के बारे में जबरदस्त कमी है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इसके पीछे मजबूत आंकड़े भी हैं। क्या आंकड़े हैं? एक सर्वे के अनुसार सिर्फ 30% भारतीय माता पिता खेल को एक वायबल करियर ऑप्शन यानी एक सही करियर ऑप्शन के रूप में देखते हैं। सिर्फ 30%? जिस देश में क्रिकेट एक धर्म है। हाँ, सोचिए, वहाँ भी 70% पेरेंट्स अपने बच्चे को प्रोफेशनल क्रिकेटर बनाने का रिस्क नहीं लेना चाहते। ये तो चौंकाने वाला है, और इसका नतीजा जमीन पर साफ दिखाई देता होगा। बिल्कुल, आंकड़े बताते हैं कि 70% स्कूली बच्चे 15 साल की उम्र तक कोई भी खेल खेलना बंद कर देते हैं। 70%? 70%। और वजह 10वीं और 12वीं के बोर्ड्स। जैसे ही बोर्ड्स पास आते हैं, खेल के मैदान खाली हो जाते हैं। बैट, रैकेट, हॉकी स्टिक सब अलमारी में बंद हो जाते हैं और कोचिंग सेंटर की किताबें बाहर निकल आती हैं। इसी से जुड़ी एक बहुत ही दुखद कहानी है हमारे सोर्सेज में, राधिका की कहानी। नाम बदल दिया गया है। बताइए। 16 साल की एक स्टेट लेवल बैडमिंटन स्टार। उसके कोच को पक्का यकीन था कि वो एक दिन भारत के लिए खेलेगी। उसकी मूवमेंट, उसका पैशन, सब कुछ था उसमें। लेकिन जैसे ही वो 11वीं में आई, परिवार का दबाव शुरू हो गया। खेल कूद से घर नहीं चलता, पहले पढ़ाई फिर बाकी सब। उन्होंने उससे ट्रेनिंग छोड़कर मेडिकल की प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने पर मजबूर कर दिया। तो अब वो क्या कर रही है? आज वो एक डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही है। और शायद एक अच्छी डॉक्टर बन भी जाएगी। बन जाएगी, लेकिन भारत ने शायद एक वर्ल्ड चैंपियन खो दिया। उसका सपना कहीं पीछे छूट गया। और ये सिर्फ राधिका की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लाखों राधिकाओं की कहानी है। आंकड़े बताते हैं कि हर 1000 प्रतिभाशाली युवा एथलीटों में से 10 से भी कम प्रोफेशनल स्तर तक पहुंच पाते हैं। इसका मतलब है कि 990 कहीं रास्ते में खो जाते हैं। 99% से ज्यादा टैलेंट। हाँ, 99% से ज्यादा टैलेंट इसी सिस्टम की भेंट चढ़ जाता है। इसी से जुड़ा एक बहुत पावरफुल कोट है जो सोर्सेज में दिया गया है। अगला विश्व चैंपियन शायद कोई और बच्चा हो सकता है जिसे छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, जिसके पंख तब काट दिए गए जब उड़ने का समय था। ये तो दिल तोड़ने वाली बात है। अच्छा, एक तरफ तो ये बच्चे हैं जो अपने पैशन को छोड़ रहे हैं सुरक्षित रास्तों के लिए, लेकिन जो लोग इस सुरक्षित रास्ते पर चल भी लेते हैं, जो इंजीनियरिंग या MBA कर लेते हैं, क्या उनकी राह वाकई आसान है? क्या वो रास्ते अब उतने सुरक्षित हैं भी? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, सबसे बड़ा विरोधाभास। मतलब जिन सुरक्षित रास्तों के लिए इतना कुछ दांव पर लगाया जाता है, वो अब उतने सुरक्षित रहे ही नहीं। और यहीं पर उस बड़ी खाई की बात आती है जिसे स्किल गैप कहते हैं। ये जो स्किल गैप की बात हम अक्सर सुनते हैं, क्या हमारे सोर्सेज इसे आंकड़ों में बयां कर पाते हैं? मतलब ये खाई असल में कितनी गहरी है? आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में पाया गया कि सिर्फ 52.3% ताजा कॉलेज ग्रेजुएट नौकरी के लिए तैयार हैं, एम्प्लॉयबल हैं। एक मिनट, क्या मतलब लगभग आधे बच्चे 4 साल इंजीनियरिंग या 3 साल BA करने के बाद भी नौकरी करने के लायक नहीं है? दिस इज शॉकिंग। हाँ, सीधे शब्दों में कहें तो लगभग आधे डिग्री धारकों के पास बाजार में उपलब्ध नौकरियों के लिए जरूरी स्किल्स ही नहीं है। हमारी शिक्षा प्रणाली उन्हें वो सिखाई नहीं रही जिसकी इंडस्ट्री में मांग है। और ये किसी एक फील्ड की बात है या हर जगह यही हाल है? ये हर जगह है। सोर्सेज बताते हैं कि 75% से ज्यादा इंजीनियरों, MBA और सामान्य स्नातकों में आज के करियर के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल की कमी है। मतलब थ्योरी तो पता है, पर उसे लागू कैसे करना है ये नहीं आता। एग्जैक्टली। उनमें क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन जैसे स्किल्स की भारी कमी है, जो आज की किसी भी अच्छी नौकरी के लिए बेहद जरूरी है। तो एक तरह से हम डिग्री धारकों की एक फौज तो तैयार कर रहे हैं, पर ऐसे वर्कर्स नहीं जिनकी अर्थव्यवस्था को जरूरत है। हाँ, और ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है। इसे ऐसे समझिए कि हम एक ऐसी फैक्ट्री चला रहे हैं जो ऐसे पुर्जे बना रही हैं जिनकी जरूरत आज की गाड़ियों में है ही नहीं। नतीजा, गोदाम भरे पड़े हैं और सड़कें खाली।
कीमत तो है डिग्री की, पर वो रोजगार की गारंटी नहीं है। नहीं है, और इसका असर तो सीधे सीधे रोजगार संकट के रूप में दिख रहा है। जब लाखों ग्रेजुएट्स के पास नौकरी के लायक स्किल्स नहीं होंगे तो हताशा तो बढ़ेगी ही। बिल्कुल। और इसके कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो इस संकट की भयावहता को दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में 60,000 पुलिस कांस्टेबल की नौकरियों के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया होगा, कोई अंदाजा? 10-15 लाख, शायद 20 लाख। 50 लाख, लगभग 50 लाख छात्रों ने आवेदन किया। और सुनिए, हरियाणा में 3,000 सफाई कर्मियों की नौकरी के लिए 1.2 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट आवेदकों ने अप्लाई किया। 1,20,000 ग्रेजुएट्स एक सफाई कर्मी की नौकरी के लिए। हाँ, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 1.2 लाख कहानियां हैं, उम्मीदें हैं और शायद टूटे हुए सपने हैं। ये दिखाता है कि हालात कितने गंभीर हैं और हताशा किस हद तक है। बिल्कुल। लोग बस किसी भी तरह की एक स्थिर सरकारी नौकरी चाहते हैं, चाहे वो उनके क्वालिफिकेशन से कितनी भी नीचे क्यों ना हो। लेकिन असलियत की है कि ऐसी नौकरियां हैं ही कितनी? बहुत कम। आंकड़ों के अनुसार भारत के 97 करोड़ कामकाजी उम्र के लोगों में से केवल 1.4 करोड़ यानी लगभग 2% के पास ही सुरक्षित पब्लिक सेक्टर की नौकरियां हैं। सिर्फ 2%? हाँ। और इस 2% के लिए पूरा देश भाग रहा है। वाओ। हमने आंकड़ों की बात की, सिस्टम की खामियों की बात की, लेकिन इन सब का इंसानी चेहरा क्या है? उन छात्रों पर क्या बीतती है जो इस सिस्टम में पिस रहे हैं? अब इन आंकड़ों से आगे बढ़कर इसकी मानवीय कीमत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सोर्सेज बताते हैं कि छात्रों में चिंता, डिप्रेशन और बर्नआउट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ एवरेज स्टूडेंट्स के साथ नहीं हो रहा। जो लोग टॉप कर भी लेते हैं, जो इस रेस को जीत जाते हैं, वो भी असल जिंदगी में खुश नहीं है। ऐसा क्यों? उन्होंने तो सब कुछ सही किया, अच्छे मार्क्स लाए, अच्छी यूनिवर्सिटी में गए। क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही चीज के लिए ट्रेन किया गया है, परीक्षा में टॉप करना। उनमें लचीलेपन यानी रेजिलियंस की कमी होती है। अच्छा। जब किसी छात्र की पूरी पहचान ही उसके परफेक्ट स्कोर्स पर बनी हो, तो असल जिंदगी में मिलने वाली कोई भी छोटी सी असफलता भी बहुत बड़ी और व्यक्तिगत लगती है। उन्हें सिखाया गया है कि फेल होना सबसे बड़ा पाप है, इसलिए वो रिस्क लेने से डरते हैं। तो इस पूरी बातचीत से जो तस्वीर उभर रही है वो काफी निराशाजनक है। हम एक ऐसे सिस्टम में फंसे हैं जो न तो हमें हुनरमंद बना रहा है और ना ही खुश। सो आर वी जस्ट स्टक? क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, और अच्छी बात यह है कि समाधान मौजूद है, लेकिन इनकी शुरुआत सोच बदलने से होती है। कैसे? सबसे पहले हमें सफलता की परिभाषा को व्यापक बनाने की जरूरत है। सफलता का मतलब सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना नहीं है। बच्चों को अपनी असली ताकत खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, चाहे वो कोडिंग हो, खेल हो, कला हो या बिजनेस। दूसरा समाधान संतुलन बनाने में है। सोर्सेज में राहुल द्रविड़ जैसे कुछ उदाहरणों का भी जिक्र है। वो एक रोड स्कॉलर भी थे और एक महान क्रिकेटर। ये दिखाता है कि संतुलन संभव है। ये आइदर और की लड़ाई नहीं है। पढ़ाई और पैशन साथ साथ चल सकते हैं। बिल्कुल। जब माता पिता पढ़ाई के साथ साथ बच्चे के जुनून का भी समर्थन करते हैं, तो वे वन डायमेंशनल स्कोरर्स के बजाय वेल राउंडेड अचीवर्स बनाते हैं। ऐसे बच्चे जो जिंदगी की चुनौतियों के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ परिवारों के स्तर पर नहीं होगा, बड़े पैमाने पर भी बदलाव की जरूरत है। एक सिस्टमिक चेंज हमारी शिक्षा प्रणाली में। हाँ, हमारी शिक्षा प्रणाली में जीवन कौशल और रचनात्मकता को पाठ्यक्रम का एक सेंट्रल हिस्सा बनाना होगा, न कि सिर्फ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। सोर्सेज उन देशों का उदाहरण देते हैं जहां इनोवेशन और स्पोर्ट्स कल्चर मजबूत है। वहां प्रयोग करने को, सवाल पूछने को और फेल होने को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है, शर्मिंदगी का नहीं। केवल परीक्षा स्कोर के बजाय जिज्ञासा को बढ़ावा देना होगा। और सरकार और इंडस्ट्री को वंचित प्रतिभाओं के लिए स्कॉलरशिप और समर्थन बढ़ाना होगा, ताकि एक छोटे शहर का कोई प्रतिभाशाली बॉक्सर या कोडर संसाधनों की कमी के कारण हार न मान ले। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत से जो एक सबसे बड़ी और चिंताजनक तस्वीर उभरती है, वो ये है कि हमारा सिस्टम एक दुष्चक्र, एक विशेष साइकिल बन गया है। कैसे? परीक्षा का डर सुरक्षित करियर का दबाव बनाता है। वो दबाव हमें ऐसे ग्रेजुएट बनाने पर मजबूर करता है जिनके पास बाजार के लिए स्किल्स नहीं है। और ये बेरोजगारी और हताशा फिर से उसी डर को और मजबूत करती है कि अगर सुरक्षित रास्ता नहीं लिया तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही। ये सिर्फ एक शिक्षा का संकट नहीं, बल्कि हमारी पूरी पीढ़ी की आकांक्षाओं का संकट है। ये बिल्कुल सही सिंथेसिस है, लेकिन इसे एक आशावादी नोट पर खत्म करना जरूरी है। सोर्सेज इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि भारत के युवाओं में अपार प्रतिभा है। इसमें कोई शक नहीं है। जरूरत इस प्रतिभा को खोलने की है, दबाने की नहीं।
अगर हम डल और एक जैसा सोचने की मजबूरी के इस चक्र को तोड़ दें तो हम इस विशाल क्षमता को असाधारण उपलब्धि में बदल सकते हैं। और अंत में उसी शक्तिशाली चेतावनी